यात्राओं का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये हमारे लिए जहाँ कुछ अनुभव लेकर आता है, बहुत ही जो है एक सुंदर यादों के रूप में भी होता है, और कभी-कभी ये विश्व रिकॉर्ड भी बना देता है। हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ बचेंद्री पाल की प्रथम एवरेस्ट यात्रा। हम सभी ने ये अध्याय पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने कहा कि ये यात्राएं कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छे अनुभव लेकर आती हैं, यादें लेकर आती हैं, और बचेंद्री पाल के जीवन में तो ये एक विश्व रिकॉर्ड लेकर आए। इस पूरी यात्रा को हमने पढ़ा और समझा, ये हम कर चुके हैं। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ध्यान रखिएगा, क्लास 9 हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग 1। इसके गद्य खंड का दूसरा अध्याय है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। बचेंद्री पाल द्वारा अपने अनुभवों को यहाँ पर साझा किया गया था। हमने देखा था कि उन्होंने कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है हर एक कैंप के बाद चढ़ाई करी, बीच में भूस्खलन का भी सामना किया, बहुत सारे लोगों के मृत्यु के को भी उन्होंने जाना और समझा, उनके दुखों को समझा और उस दुख से उबर कर भी रोए। पूरा पाठ जब हमने समझ लिया तो आज हम करेंगे यहाँ पर गद्यांश आधारित बहुविकल्पी प्रश्न, क्योंकि आपकी जो एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं वो गद्यांश आधारित ही रहेंगे और सिर्फ आपकी स्पर्श बुक से ही आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम ये वीडियो, जहां पर हम सबसे पहले देखेंगे गद्यांश आधारित बहुविकल्पी प्रश्न और फिर उसके बाद हम देखेंगे संपूर्ण पाठ आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहला गद्यांश है, यहाँ करीबन 4 गद्यांश आपको लेकर आई हूँ, लेकिन अब ये एक चीज आप समझ लीजिए कि सिर्फ ये ही 4 गद्यांश नहीं, आपके पाठ में से कोई भी पैराग्राफ आपको ऐसा गद्यांश पूछा जा सकता है। तो पूरी बुक का जो चैप्टर है वो आप अच्छे से पढ़, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं पहला गद्यांश, और इस पर आधारित होंगे 5 बहुविकल्पी प्रश्न। इसी पैटर्न से आपके पास में जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का फूल यानी कि प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। तो प्लूम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, जबकि जब मैं चैप्टर समझा रही थी मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किमी अथवा या इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है। तो ये क्या होता है ना, हवा भी फ्रोजन होने लगती है, बहुत तेजी से चलता है, तो वो धीरे धीरे छोटा सा फूल होता है और धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है, क्योंकि तेज हवा में सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता है। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता है, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। मतलब उनको ये बता दिया गया था कि जो सिचुएशन आने वाली है वो वर्स्ट सिचुएशंस होंगी। वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से घबरा तो रही थी, लेकिन अपने आप को अंदर ही अंदर मजबूत कर चुकी थी कि नहीं, चाहे अब जैसी भी परिस्थितियां हों, मुझे इनसे लड़ते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। अब गद्यांश देख लिया आपने, अब इस पर 5 प्रश्न है। ऐसे ही फॉर्मेट में आपके एग्जाम में भी आएगा, गद्यांश रहेगा और 5 प्रश्न रहेंगे। पर्वत शिखर पर फूल या प्लूम कैसे बनता था? वर्षा के द्वारा, पर्वतारोहियों के द्वारा, प्रकृति द्वारा या अत्यधिक गति से बर्फीली हवाओं के चलने से। तो कैसे बनता था? अत्यधिक गति से बर्फीली हवाओं के चलने से। अधिक गति से हवा चलने पर पर्वत पर क्या प्रतिक्रिया होती है? अगर बहुत तेज गति से हवा चले तो पर्वत पर क्या होता है? सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है, तूफान आने की संभावना बनी रहती है, पर्वत टूटकर गिरने लगता है या पर्वत छोटे छोटे खंडों में बट जाता है। तो क्या होता है? तूफान आने की संभावना में, भाई बहुत तेज हवा चलेगी तो तूफान ही आएंगे। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कहां से आने वाले तूफानों को झेलना पड़ता है? तो क्या था? दक्षिण पूर्वी पहाड़ों से आने वाले। तो सही देखिए क्या है यहाँ पर, दक्षिण पूर्वी पहाड़ियों से आने वाले। अब कथन और कारण आधारित प्रश्न है। कथन देखिए क्या है, लेखिका कठिनतम चुनौतियों का सामना क्यों करना चाहती थी?
एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित होने के कारण। तो अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर जो दिया गया है कथन, उसका रीजन बिल्कुल सही है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कथन और कारण दोनों सही है, तो ये आपका खा ऑप्शन सही रहेगा। अब आते हैं कूट आधारित प्रश्न। क्या है, गद्यांश के अनुसार एवरेस्ट की खराब मौसम में कैसी स्थिति होती थी। अब आपको बताना है किस तरह की स्थिति होती थी। वहां पर मौसम समान रहता था, वहां हल्की हल्की हवाएं चलती थी, काफी विषम परिस्थितियां होती थी, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सही क्या होता था, काफी विषम परिस्थितियां होती, यानी कि बहुत ही मुश्किल परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां जिनको हम बोलते हैं। तो सही क्या है, नंबर 3। तो हम यहाँ लगाएंगे केवल 3 सही। चलिए अब हम आगे गद्यांश संख्या 2 पर, इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं। उपनेता प्रेमचंद को अग्रिम दल का नेता कर रहे थे। क्या नेतृत्व कौन कर रहे थे, उपनेता प्रेमचंद जी उसको जो है नेतृत्व कर रहे थे। 26 मार्च को पेरिच लौट आए, पेरिच जो नीचे कैंप था वहां पर। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्भु हिमपात की स्थिति में हमें अवगत कराया कि आगे जो है किस तरह की बर्फबारी है। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 6000 मीटर जो हिमपात से ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। अब देखिए जहां खुम्भु हिमपात हो रहा था उससे ठीक ऊपर जो है इनका कैंप नंबर 1 था, जो बेस कैंप से यानी कि पेरिच से 6000 किलोमीटर ऊपर था। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया गया, कि मतलब पर्वतारोहियों को किन किन रास्तों पे जाना है ये रास्ता चिन्हित कर दिया गया। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है कि और कौन सी कठिनाइयां आ सकती। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी भी जारी है। तो आप सभी को पता है कि ग्लेशियर हमेशा चलते रहते हैं और इन पर बर्फ गिरते ही रहते हैं। इनसे हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा अनप्रिडिक्टेबल अगर स्नोफॉल होता है तो हमने अभी तक जितनी तैयारी करी है वो सब खराब हो सकती है और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ेगा। अभी तक जो हमने खुम्भु हिमपात के चलते जो रास्ता साफ किया था, अगर दोबारा हिमपात हुआ तो हमें वो रास्ता फिर से क्लियर करना पड़ेगा। अब इस पर 5 प्रश्न है, देखिए क्या है। लेखिका को खुम्भु हिमपात की जानकारी किसने दी, प्रेमचंद ने दी थी। सही था ना। तो हम क्या लगाएंगे, प्रेमचंद ने, जो उपनेता थे इस पूरी टीम के। लेखिका तथा उनके साथियों की एवरेस्ट पर पहुंचने की पहली बड़ी बाधा कौन सी थी, वो थी खुम्भु हिमपात की स्थिति। ठीक है ना, क्योंकि उस वहां पर ये डर था कि दोबारा हिमपात हो सकता है क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है वहां पर मौसम। तो ये एक सबसे बड़ी जो है वो बाधा थी। तो क्या लगाएंगे, खुम्भु हिमपात की स्थिति। कैंप 1 हिमपात से कितनी ऊंचाई पे था, क्या बताया गया था, 6000 किलोमीटर। तो सही क्या है, आप यहाँ पर देख रहे हैं 6000 मीटर, सॉरी किलोमीटर बोल रही थी मैं, 6000 मीटर पे था। तो नंबर 3 सही है, हम यहाँ लगाएंगे नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण आधारित प्रश्न। देखिए कैंप 1 तक रास्ता साफ करने के लिए क्या क्या किया गया था। पुल बनाया गया, रस्सियां बांध दी गई और झंडियों से रास्ता चिन्हित किया गया। तो ये सब किया गया था, तो यानी कि दोनों ही सही है। तो हम कहाँ लगाएंगे, देखिए कथन ए और कारण आर दोनों सही है, तो घा पे ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रेमचंद के अनुसार अब तक किए गए प्रयास व्यर्थ क्यों हो सकते हैं, क्योंकि जो है अनिश्चित या अनियमित जो है वो हिमपात हो सकता है, यही बताया गया था ना। तो देखते हैं हिमपात के अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण सही है, ग्लेशियर ना बनने के कारण, कठिनाइयों का जायजा ना लेने के कारण, बेस कैंप के सही जानकारी ना मिलने के कारण। तो क्या था वो, हिमपात के अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण। चलिए अब हम आ गए अपना तीसरा गद्यांश। ये क्या दिया है, जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिन अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया था कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा पुलिस से बातचीत की जाए, क्योंकि भाई रास्ता उन्हीं के साथ हमें पार करना है। तो अब उनसे हमें जानकारी लेना है, उनको जो अनुभव है वो हमें समझना है, हमारी जो कमजोरियां हैं वो शेरपा लोगों को समझनी है, तो तभी तो रास्ता आसान हो पाएगा ना। तो इसीलिए ये कोशिश की गई कि सबसे आपसी बातचीत। जब मेरी बारी आई तो मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया,
और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिन हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पे जाना पड़ा था। ठीक है, तो मतलब पहला अभियान, क्योंकि हर अभियान वो पहला ही मानते थे। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्हें कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें मैं शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो ये चीज जो है वो शेरपा को अच्छी तरह पता थी तेंजिन कि बचेंद्री पाल ये चीज कर लेंगी, क्योंकि उनके अंदर वो गट्स वो देख रहे थे। पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताइए कि तेंजिन कौन था। लेखिका का सहयोग, एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति, पर्वतों की जानकारी रखने वाला सैलानी, या लेखिका का ट्रेनर। तो उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा कि ये भी मेरी पहली यात्रा होगी, लेकिन उससे पहले भी वो 7 बार जो है एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। तो यानी कि वो कौन है, एवरेस्ट पर चलने वाला पहला व्यक्ति। नेक्स्ट आते हैं, तेंजिन ने किस बात पर विशेष महत्व दिया। कैंप के संचालन करने पर, प्रत्येक सदस्य से बातचीत करने पर, प्रत्येक सदस्य की परीक्षा लेने पर, या सदस्यों का सामान स्वयं उठाने पर। तो किस चीज पर बल दिया, आपसी बातचीत पर, यानी कि प्रत्येक सदस्य से बातचीत करने पर। कथन ए और कारण आर है। देखिए कथन है, लेखिका ने स्वयं को नौसिखिया क्यों बताया, क्योंकि एवरेस्ट पे चढ़ना उनका पहला पर्वतीय अभियान था। मतलब सही है, जो उन्होंने अपने आप को नौसिखिया बोला क्योंकि वो उनका पहला अभियान था, इसीलिए उन्होंने कहा। तो सही क्या होगा, कथन और कारण दोनों सही है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कथन ए सही है, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। नहीं, कथन ए सही नहीं है, लेकिन नहीं, कथन ए सही है लेकिन कारण आर कथन की व्याख्या ओके सही है। ये देखिए सेकंड है, कथन ए सही है परंतु कारण आर कथन इनकी सही व्याख्या करता है। तो ये परंतु नहीं आएगा यहाँ पे, कथन ए सही है, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो हम क्या लगाएंगे, खा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब कूट आधारित प्रश्न है। गद्यांश के अनुसार बचेंद्री पाल यानी कि लेखिका का यह कौन सा अभियान था। ये उनका पहला अभियान था, सही था ना। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, तो पहला यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर लगाएंगे हम केवल तीसरा सही। लेखिका के लिए तेंजिन ने कौन से शब्द कहे। क्या कहा था उन्होंने कि नहीं, तुम पूरी पक्की पहाड़ी लड़की लगती हो, तुम पहली बार में जो हो वो एवरेस्ट पहुंच जाओगी। देखते हैं, तुम पर्वतीय लड़की नहीं हो, तुम पर्वत शिखर पर नहीं पहुंच पाओगी, तुम्हें पहले प्रयास में ही शिखर पर पहुंच जाना चाहिए, तुम दल के पीछे पीछे चलना। तो उन्होंने क्या बोला था, तुम पहले ही प्रयास में शिखर पहुंच जाना चाहिए। तो नंबर 3 सही। चलिए अब हम आगे गद्यांश संख्या 4 पे। दोपहर के बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस में जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया, क्योंकि भाई इनका जो दल था उसमें से ये पहुंच गई थी बेस कैंप पे, लेकिन अभी भी इनके साथ जो दल के लोग थे वो नीचे ही थे। तो उन्होंने बेस कैंप पहुंचने के बाद अपने बाकी साथियों को मदद करने के लिए वापस नीचे उतरने का निश्चय किया, जिसमें उन्होंने उनके लिए गर्म चाय वगैरह रखी। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे, तो मीनू भी उनके सदस्य जो उनका जो दल था उसी में थी, और की और जय भी वो अभी और पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी से ठीक नीचे मिला। उसे कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की कि भैया और आगे मत जाओ तुम। मगर मुझे की से भी मिलना था। ठीक है, तो जैसे तो मिल लिया था, लेकिन की अभी बाकी था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तुमने इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया बचेंद्री। तो उसने क्या मतलब था कि भाई तुम बेस कैंप तक पहुंच चुकी थी, तो तुम वापस नीचे क्यों आई, ये रिस्क था ना, तो तुमको अपने बेस कैंप से नहीं निकलना चाहिए था। ये बात की ने कही। मैंने उसे दृढ़ता पूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसीलिए इस दल में आई। शारीरिक रूप में से ठीक हूँ, इसीलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। उन्होंने मदद करी कि भाई पीठ पे जो किट है वो मुझे दे दो, तुम चल के आओ, मैं तुम्हारा लेकर जाती हूँ। तो उसने मना कर दिया कि नहीं।
तो ये बचेंद्री पाल की बहादुरी का ही एक और साहस का ही एक नमूना देखेंगे आप कि बेस कैंप पे पहुंचने के बाद दोबारा इन्होंने नीचे उतरने का निश्चय किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने दल के बाकी सदस्यों की मदद करना चाहती थी। चलिए, अब कूट आधारित पहला प्रश्न है, दल के दूसरे सदस्यों की सहायता हेतु लेखिका ने क्या करने का निश्चय किया? वापस नीचे जाने का, रस्सी को मजबूती से बांधने का, ऑक्सीजन लेकर जाने का, या उपरोक्त सभी। तो उन्होंने क्या किया था? वापस नीचे जाने का। तो पहला ऑप्शन सही है, तो यहां हम का पे लगाएंगे केवल एक से। लेखिका बर्फीली हवा में भी तंबू से बाहर क्यों निकली? क्योंकि उन्हें अपने दल के बाकी सदस्यों की मदद करनी थी। उसे पीछे रह गए अपने साथियों की मदद करनी थी। उसके साथी उससे आगे चले गए थे, वह अपने साथियों को ढूंढना चाहती थी, उसे वहां गर्मी लग रही थी। तो सही ऑप्शन क्या है? उसे पीछे रह गए अपने साथियों की मदद करनी थी। जय ने लेखिका को और आगे जाने से रोकने का प्रयास क्यों किया? क्योंकि कहीं ना कहीं आगे मुश्किलें थी और वो अभी तक इतना रास्ता पार कर चुकी थी, तो वापस मुश्किलों में क्यों फंसे? क्योंकि जय को लेखिका से कुछ बात करनी थी? नहीं, क्योंकि आगे जाने में खतरा था, क्योंकि आगे जाने में जय को परेशानी हो रही थी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है? क्योंकि आगे जाने में खतरा था, इसीलिए उन्होंने बचेंद्री को आगे जाने से रोका था। कथन और कारण आधारित प्रश्न है। कथन है कि लेखिका को देखकर हक्का बक्का क्यों रह गया? क्यों आश्चर्य में आ गया था? क्योंकि वह दुर्गम मार्ग पर साथियों की सहायता के लिए पुनः वापस आए थे। बाकी सही है, जो रास्ता आप इतना मुश्किल था पार करके आगे जा चुके, तो उन्हीं रास्तों पे वापस आने की क्या जरूरत थी, और वो भी सिर्फ अपने दोस्तों की मदद करने के लिए। तो कथन और कारण दोनों सही है। तो देखिए क्या है, कथन ए सही है किंतु कारण ए नहीं सही है। कथन ए सही है, कारण आर सही है। देखिए यहाँ पर कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसीलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? कथन से लेखिका किस स्वभाव का पता चलता है? तो चलिए देखते हैं। वो एक तो हमने कहा जैसे कि साहसी भी थी और दूसरों की मदद करना चाहती थी, तो परोपकारी भी थी। साहसी होने का, परोपकार की भावना होने का, साहसी और परोपकारी होने का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है? साहसी और परोपकारी वो दोनों थी। चलिए देखिए, अभी तक हमने क्या देखा कि हमने गद्यांश आधारित 4 गद्यांश लिए, उस पर हमने प्रश्न देखे। अब हम करने के लिए जा रहे हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि अब हम पूरे पाठ से प्रश्न लेंगे। अब आप ये बोलोगे कि मैम ये वाले प्रश्न तो आने नहीं है। बिल्कुल नहीं आने, हम मानते हैं, लेकिन क्या होता है कि भाई गद्यांश हमने गद्यांश तो कराए नहीं है, कुछ गद्यांश रह गए हैं, तो उनके प्रश्नों को हमने यहाँ पर आपके लिए अलग से प्रस्तुत कर दिया ताकि आप एक बार इनको पढ़ लें। लेखिका ने एवरेस्ट को सर्वप्रथम कहाँ से देखा था? वो कहाँ से देखा था? नमचे बाजार से। कहाँ से देखा था? नमचे बाजार से। तो देखिए क्या है यहाँ पर, लेखिका ने एवरेस्ट को सर्वप्रथम कहाँ से देखा था? नमचे बाजार से। ठीक है, तो ये जरा थोड़ा सा ध्यान रखा करिए कि जो चीजें आप पढ़ चुके हो उस पर स्टिक रहो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ के अनुसार नेपालियों में सरमाथा के नाम से कौन पसंद है? सरमाथा किसे बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम एवरेस्ट को, क्योंकि एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो सही क्या है? एवरेस्ट। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। लेखिका को बर्फ का बड़ा फूल किसके समान लगा? पर्वत शिखर की चोटी के समान, पर्वत पर लहराते ध्वज के समान, पर्वत शिखर का अंतिम छोर, या पर्वत शिखर का केंद्र। तो वो क्या लगा था? पर्वत शिखर पर लहराता ध्वज के समान। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले अग्रिम दल का नेता कौन था? अब आप बताइए अग्रिम दल का नेता कौन था? वो थे हमारे प्रेमचंद। सही क्या है? प्रेमचंद। 26 मार्च को पेरिस पहुंचते ही लेखिका का कौन सा दुख भरा समाचार मिला था? क्या हुआ था? वहां पर कुछ शेरपाओं की मृत्यु हो गई थी, ये चीज उनकी खबर मिली थी। अभियान के स्थगित होने का, शेरपा कुली के घायल होने का, बर्फ में से रास्ता बंद होने का, और शेरपा कुली की मृत्यु का। तो ये बताया था शेरपा कुली की मृत्यु। शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार से किनके चेहरों पर अवसाद छा गया था? तो सदस्य के सभी लोग कहीं ना कहीं दुखी हो गए थे। कर्नल खुल्लर के, अग्रिम दल के नेता के, देशवासियों के, या अभियान दल के सदस्य? किसको आया था? अभियान दल के सदस्य। कर्नल खुल्लर ने सभी सदस्यों को सहज भाव से क्या स्वीकार करने को बोला था? क्या बोला था? मृत्यु। ठीक है,
आसानी से, मतलब इतना दुखी नहीं हुई है, ये चीज कहा था। तो क्या था, मृत्यु को स्वीकार करने के लिए कहा था। प्रश्न संख्या 8 है, पाठ के अनुसार रसोई सहायक की मृत्यु किस कारण से हुई थी? जो हेल्पर था, किचन में जो हेल्पर था, उसकी मृत्यु किस कारण से हुई थी? बर्फ में दबने के कारण, जलवायु अनुकूल ना होने के कारण, बीमार पड़ने के कारण, या अधिक भोजन खाने के कारण? तो इसका रीजन था जलवायु अनुकूल ना होने के। भाई वो जहां से आया था उस हिसाब से यहाँ पहाड़ों की जो जलवायु थी वो बिल्कुल विपरीत थी, बहुत ही मतलब ठंडा होता है ना वहां पर, इसलिए। कथन और कारण आधारित प्रश्न है, लेखिका के अनुसार अचानक ही खतरनाक स्थिति क्यों बन जाया करती थी? कारण है बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानों के अचानक नीचे गिरने से। बात सही है, एकदम से आती थी और खतरनाक स्थितियां हो जाती थी, क्योंकि भाई वहां तो अनप्रेडिक्टेबल वेदर है, कभी बर्फ चले तो ऊपर जमी बर्फ जो है वो धड़धड़ा कर नीचे गिर जाए, है ना। तो क्या लिखेंगे, कथन ए और कारण आर दोनों सही है। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही है। लेखिका और उनके साथी वॉकी टॉकी के से अपने प्रत्येक कदम की जानकारी क्यों दे रहे थे? एक दूसरे की स्थिति के बारे में पता करने के लिए। सहयोगियों को, कर्नल खुल्लर को, बेस कैंप को, या घर वालों को? तो लेखिका और उनके साथी वॉकी टॉकी से प्रत्येक कदम की जानकारी किसे दे रहे थे? किसको दे रहे थे? वो बेस कैंप को, ताकि बेस कैंप को पता रहे कि ये दल कहां पर चल रहा है। कैंप 1 पर पहुंचने वाली 2 महिलाएं कौन थी? चलिए देखते हैं। डॉक्टर मीनू मेहता और गीता गोबू, डॉक्टर मीनू मेहता और बचेंद्री पाल, रीता गोबू और बचेंद्री पाल, या अंग दोरजी और बचेंद्री पाल? तो सही क्या था, रीता गोबू और बचेंद्री पाल। 29 अप्रैल को लगाया गया कैंप 4 कितनी ऊंचाई पर था? 6000 मीटर, 7500 मीटर, 69,000 मीटर, 8000 मीटर? तो सही आपका क्या है यहाँ पर, वो है आपका 7900 मीटर, 7900 मीटर। तेंजिन किसके साथ लेखिका के बेस कैंप में आए थे? तो बताइए, पत्नी के साथ, मित्र के साथ, पुत्री के साथ, या पर्वत? तो वो अपनी बेटी डेकी के साथ आए, सही था ना। तो क्या होगा, पुत्री डेकी के साथ आए थे। कैंप में सोते समय लेखिका के ऊपर क्या आकर गिरा था? अब इसमें 4 ऑप्शन है, सही निकालना है। लोहत्से ग्लेशियर से टूटकर एक बड़ा सा बर्फ का पिंड, खुम्बू हिमपात के कारण बर्फ, टूटे हुए पुल का एक हिस्सा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उनके कैंप पे क्या गिरा था? लोहत्से ग्लेशियर से टूटकर एक बड़ा बर्फ का पिंड। तो नंबर 1 सही है। तो यहां पर लगाएंगे का, ठीक है। पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताइए आप। साउथ पोल। कौन सी जगह प्रसिद्ध है? साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो सही क्या है? साउथ पोल। लेखिका ने हनुमान चालीसा को कहाँ रखा था? जब वो एवरेस्ट पे पहुंच गई थी, अपने देश का झंडा लगाया था और वहीं बर्फ के नीचे हनुमान चालीसा इन्होंने रखी थी। अपने झंडे के ऊपर रख दिया था, बर्फ के नीचे दबा दिया था, बेस कैंप में रख दिया था, या तेंजिन के कमरे पे रख दिया था? तो सही क्या था? बर्फ के नीचे दबा दिया था। एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाला कौन था, जिसने बगैर ऑक्सीजन के एवरेस्ट तक चढ़ाई कर ली थी? तेंजिन, कर्नल खुल्लर, अंग दोरजी, या लेखिका? तो कौन था वो? एक शेरपा अंग दोरजी, जिसने बगैर ऑक्सीजन के एवरेस्ट तक चढ़ाई कर ली थी। लेखिका और अंग दोरजी को शिखर कैंप पर पहुंचने में कितना समय लगा था? 2 घंटे, 1.5 घंटा, 1 घंटा, या 3 घंटा? तो उन्हें लगा था कितना? 2 घंटे का समय। कथन और कारण आधारित प्रश्न है, कथन पढ़िए। लेखिका को सपाट और कठिन चढ़ाई भी आसान कैसे लगने लगी? रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ने से। तो बात सही है, इसी कारण से भाई ऑक्सीजन होती तो हम क्या है, थोड़ा इजी वे में चढ़ जाते हैं। तो सही क्या है आपका यहाँ पर जो है ये ऑप्शन सेकंड वाला, कथन ए और कारण आर दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेखिका को प्रोत्साहित करने और लक्ष्य तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? कौन था जिसने निभाई थी? अंग दोरजी, कर्नल खुल्लर, सोनम पुलजर, या लाहाटू? तो किसने? उनके शेरपा थे, बचेंद्री पाल के अपने पर्सनल जो शेरपा थे जो उनको अलॉट किए गए थे, उनके सामान को लेकर चल रहे थे। कौन थे वो थे अंग दोरजी, ठीक है। तो उनकी हेल्प से ये ऊपर तक चढ़े थे। तो ये नंबर 1 सही है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे नंबर 1, ठीक है।
तो ये आपने देखा बचेंद्री पाल की जो प्रथम एवरेस्ट यात्रा रही, जिसने उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में भी हेल्प करी। तो इसी तरीके से हमने उनका पूरा देखा था कि उनकी पूरी यात्रा को हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था, और उसी एक्सप्लेनेशन के बेस पे हमने यहाँ पर एमसीक्यूज भी कर लिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में किस तरीके से प्रश्न आने वाले। तो बस, वैसे तो मैंने आपको गद्यांश कई करा दिए, लेकिन तब भी मैं ये कहूंगी कि जब भी आप कोई भी चैप्टर रेडी कर रहे हो, उससे पहले आप चैप्टर अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कीजिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप उन्हीं के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।